Recording. Okay. So assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? Hello, hello, hello. आवाज आ रही है मेरी? ओके चलें, दैट्स गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास पेंक्रियाज, डायबिटीज, एड्रिनल ग्लैंड और गोनेड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पूरा डिटेल में माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेंक्रियाज की बात करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड की बात हो चुकी है एंड यस हाइपोथैलेमस की बात हो चुकी है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे उसके इसमें हमारे पास होगा पेंक्रियाज, डायबिटीज, एड्रिनल ग्लैंड और गोनेड्स। ओके, तो विल स्टार्ट विद द पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, रादर मेरा फेवरेट ग्लैंड है पेंक्रियाज। ओके, सो देयर वी गो। सो आज हम बात करने वाले हैं पेंक्रियाज के बारे में पूरे डिटेल में। क्या करता है ये पेंक्रियाज? जी स्लाइड लगी हुई है, शो नहीं हो रही क्या? स्लाइड लगी हुई है, शो नहीं हो रही? मैं लिख भी रहा हूँ स्लाइड पे। वालेकुम अस्सलाम मरियम जावेद, वेलकम वेलकम। ये ग्राफिक टैबलेट क्यों नहीं काम कर रहा भाई? ओके, सो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे पेंक्रियाज के बारे में। तो पेंक्रियाज पेंक्रियाज के बारे में बात करेंगे। पेंक्रियाज पेंक्रियाज तो आप लोगों ने शायद देखा होगा। पेंक्रियाज पेंक्रियाज सुना है? ओके, सो ओके चलें स्टार्ट करते हैं हम भाई पेंक्रियाज के हाल। सो पेंक्रियाज हमारे पास ऐसा है जो डुअल नेचर का ग्लैंड है एंड वन ऑफ माय फेवरेट ग्लैंड। ठीक है, इसकी नॉर्मल अगर लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास ना एक लीफ शेप का ग्लैंड होता है, राइट? लीफ शेप का ग्लैंड होता है और लोकेटेड इन द अपर एब्डोमिनल। ठीक है, अपर एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जस्ट बिलो द यस जस्ट बिलो द स्टमक। ठीक है, स्टमक के नीचे ये ग्लैंड होता है एक। सो हमारे पास नॉर्मल लोकेशन क्या है पेंक्रियाज की? तो पेंक्रियाज इज अ लीफ शेप ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर एब्डोमिनल कैविटी। अपर एब्डोमिनल कैविटी में होता है और ये जस्ट लिवर के नीचे होता है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ समहाउ स्टमक, डोडोनियम के लेवल पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा पाएंगे। यस, तो ये रहा हमारे पास पेंक्रियाज। ये लीफ शेप का ग्लैंड नजर आ रहा होगा आप लोगों को, दिस वन। तो ये आप लोगों को नीचे पेंक्रियाज नजर आ रहा होगा, दिस इज पेंक्रियाज। ओके, तो ये स्टमक के जस्ट नीचे होता है, स्टमक के जस्ट नीचे। और एट द लेवल ऑफ ये डोडोनियम जो है हमारे पास, डोडोनियम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है इसके लेवल पे होता है। ठीक है, और काम क्या करता है भाई पेंक्रियाज के? तो बहुत सारे काम हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को हम ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, बल्कि रादर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो और हमारे पास पेंक्रियाज इज यस पेंक्रियाज इज दोगला इंसान, बट दिस इज माय फेवरेट ग्लैंड। ठीक है, तो पेंक्रियाज है भाई, पेंक्रियाज तो पेंक्रियाज है। ठीक है, ओके, तो पेंक्रियाज की हम बात करें तो पेंक्रियाज की नॉर्मली अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें तो तीन पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, हेड होता है, एक बॉडी होती है और एक टेल होती है। ठीक है, पेंक्रियाज के नॉर्मली तीन पार्ट्स होते हैं। अगर उसके हम नॉर्मली मॉर्फोलॉजी पे उसकी डिवीजन देखें तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक हेड होता है, ठीक है, जो उसका सर होता है, तो सर इसका डोडोनियम के करीब होता है। ठीक है, एक बॉडी होती है, एक हमारे पास क्या होती है, बॉडी होती है, बॉडी यहाँ मिडल में होती है। ठीक है, और बिल्कुल एंड पे ये टेल है पेंक्रियाज की। ठीक है, तो तीन पार्ट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट। और बाकी फिजियोलॉजिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन सब लोगों को पता चल गई। पेंक्रियाज जो है हमारे पास अपर एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक के नीचे ग्लैंड होता है। इसका शेप जो है वो लीफ लेग शेप होता है और एट द लेवल ऑफ डोडोनियम होता है। ठीक है, आप लोगों को जो सी शेप का पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज डोडोनियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है, दिस इज डोडोनियम। तो इसके लेवल पे हमारे पास ये ग्लैंड ऑपरेट करता है।
ठीक है, यहाँ पे। ठीक हो गया? सो दिस इज अबाउट द नॉर्मल मॉर्फोलॉजी एंड थोड़ा सा बेसिक इंट्रो और नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन के बारे में था। वैसे पेंक्रियाज की बात करें तो पेंक्रियाज इज डुअल नेचर का ग्लैंड है। तीन बेटा तीन पार्ट है मॉर्फोलॉजिकली। पेंक्रियाज को हम देखें तो पेंक्रियाज के तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक इसका हेड होता है जो डुडोनियम के करीब होता है, ठीक है, हेड जो कि जस्ट डुडोनियम के करीब होता है, राइट। एक इसकी टेल होती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल टर्मिनल पे होती है, और एक इसमें मिडल बॉडी होती है मिडल में, ठीक है, जैसे हम बॉडी का नाम देते हैं मिडल में, ठीक है। तो तीन पार्ट होते हैं पेंक्रियाज के, ओके। मॉर्फोलॉजिकली तीन पार्ट हैं और फिजियोलॉजिकली इसके दो पार्ट हैं। फिजियोलॉजिकली दो पार्ट कौन से हैं? एक पार्ट को हम बोलते हैं एसेनाई सेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं? एसेनाई सेल्स, ठीक है। और एक एक जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है एसेनाई सेल, ठीक है, एसेनाई सेल। वालेकुम अस्सलाम महक, वेलकम। भाई ये ग्राफिक टैबलेट का कोई मसला है, ये चल ही नहीं रहा। एसेनाई पार्ट होता है एक, ठीक है, जो कि जो क्या काम करता है? जो एसएनआई होता है वो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ओके। बेटा एसएनआई, ए सी एसएनआई, एसएनआई या एसएनआर भी कहते हैं, एसएनआर सेल्स, ठीक है, एसएनआर सेल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को एज यू ऑल नो कि पेंक्रियास डुअल नेचर का ग्लैंड है, ठीक है। इसमें अंदर हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। तो पहले अगर हम इसके एंडोक्राइन फंक्शन की बात करते हैं, फिर एक्सोक्राइन की बात करेंगे। तो ये आप लोगों को जो सेल्स नजर आ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा, ये एक पूरा पूरा बड़ा सेल है। इसे हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहाना, ठीक है, नॉट लैंगरहाना, इट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स सेल्स, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स सेल्स, ठीक हो गया। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स सेल्स होता है ना, ये क्लस्टर ऑफ छोटे से छोटे क्लस्टर्स होते हैं और इसके अंदर और मल्टीपल सेल्स होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल सेल्स होते हैं इसके अंदर। जी, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, ठीक है। तो एक पेंक्रियास के अंदर मिलियंस ऑफ, तकरीबन अराउंड 1 मिलियन के अंदर ये ऐसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहाने होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये पूरा नजर आ रहा होगा। इसकी सराउंडिंग में ये जो येलो येलो नजर आ रहा है ये एसएनआर सेल है, और बीच में मिडल में जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो मिडल में है, तो ये मिडल में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहान सेल्स है, ठीक है। मिडल में जो आप लोगों को एक कलरफुल सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस वन, ये हमारे पास एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है। इस इस आइलेट्स ऑफ, मार्क तो कर रहा हूँ, मार्क शो नहीं हो रहा क्या? इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स में अल्फा सेल्स होते हैं, ठीक है, बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं, ठीक है, बीटा सेल्स होते हैं, इसी के साथ साथ डेल्टा सेल्स होते हैं, एफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में आप लोग देख सकते हैं, इसके सराउंडिंग में ये येलो येलो सेल्स, सराउंडिंग में आप लोगों को नजर आ रहे हैं येलो येलो सेल्स, ये येलो येलो सेल्स, ये पूरे येलो येलो सेल्स, ये सराउंडिंग में जो येलो येलो सेल्स हैं, इनका काम होता है, दीज आर एसएनआई सेल्स, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं? एसएनआई सेल। और बीच में मिडल में जो है वो हमारे पास क्या है? वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स सेल है। और उस आइलेट ऑफ लैंगरहान्स सेल के अंदर भी अल्फा सेल्स होते हैं जिनका काम होता है ग्लूकागॉन को सिक्रीट करना, ठीक है। बीटा सेल्स होते हैं जिनका काम होता है इंसुलिन को सिक्रीट करना, ठीक है। डेल्टा सेल्स होते हैं, एफ सेल्स होते हैं, उनका अलग काम है, रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिडल में हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स सेल है, उसका प्योरली काम होता है एंडोक्राइन, ठीक है, वो प्योरली एंडोक्राइन काम करता है। और सराउंडिंग में ये जो एसएनआई सेल्स हैं, ये जो येलो येलो कलर के हैं, ये सारे ये वाले, ये हमारे पास क्या करवाते हैं? एसएनआई पार्ट जो होता है पेंक्रियाज का, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सोक्राइन फंक्शन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होते हैं? एक्सोक्राइन फंक्शन से। तो ये हमारे पास क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस बना के ये जो पेंक्रियाटिक डक होती है ना उसके अंदर रिलीज करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस बना के पेंक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करते हैं और वो जाके फिर आगे काम करती है। तो जो एसएनआई होता है उसका काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि पेंक्रियाटिक जूस बनाना, ठीक है। और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? उनके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनता है,
ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? दो अलग अलग जो पॉइंट्स थे वो क्लियर है पेंक्रियास के? यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पे देखें, आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ये देखो डक है, और डक के टर्मिनल पे देख लगे ये एसएनआई सेल्स हैं। ठीक है, इन एसएनआई सेल्स का काम क्या होता है? ये ऊपर वाले डायग्राम में देखें, इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। इसमें मिडल में ये देखो, ये डक्स हैं। ठीक है, ये डक्ट है, ये देखें, ये डक नजर आ रही है ना ये सबको, और टर्मिनल पे एसएनआई है। ठीक है, ये एसएनआई क्या करेगा? पेंक्रियाटिक जूस बनाएगा। और पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है? कौन मुझे बताएगा? पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रेप्सिनोजिन, ये तीन एंजाइम होते हैं ना। ठीक है, और बाकी साथ में बाकी और भी चीजें होती हैं, बट दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। और ये इस डक के थ्रू आके अपना क्या करेगा? डोडोनियम के अंदर आके इसको रिलीज करेगा, अपने कंटेंट्स को डोडोनियम के अंदर। ठीक है, और वहां पे डाइजेशन होगी। तो जो एसएनआई पार्ट है पेंक्रियास का, इट इज एसेंशियली एक्सोक्राइन पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें डक के थ्रू जा रही हैं अपनी टारगेट साइड पे। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे पास एसएनआई के थ्रू जाते हैं। ठीक है, वो एसएनआई प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पेंक्रियास का, वो एसएनआई होता है। ठीक है, और जो हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखो मिडल में, ये मिडल में एक मोती टाइप का चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये मिडल। ठीक है, तो ये हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स हैं। इसके अंदर अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। ठीक है, और सराउंडिंग में देखिए इनके एसएनआर सेल्स हैं। ठीक है, एसएनआर सेल्स का काम को क्या होता है? अगेन डाइजेस्टिव जूसेस बनाना। ठीक है, ये सराउंडिंग में ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स का काम क्या होता है? अल्फा सेल्स का काम क्या होता है? अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? एसएनआर का स्ट्रक्चर अगर और देखना है तो यहाँ देख लो, ये एसएनआर सेल है पूरे। ठीक है, इनकी जो सिक्रीशन आएगी वो देखो, ये डक के थ्रू आगे जाएगी। ठीक है, तो दोनों पार्ट पेंक्रियास के क्लियर हैं? एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट, दोनों पार्ट क्लियर हैं आप लोगों को? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, पेंक्रियास क्लियर है सब लोगों को? ओके, चलें अब इनके काम की बात कर लेते हैं। एसएनआई आपको पता है, एसएनआई हमें पता है डाइजेस्टिव जूसेस बनाएगा, यानी कि पेंक्रियाटिक जूस बनाएगा। और उसका काम क्या है? उसका काम है डाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पॉइंट लिखा हुआ है कि द एक्सोक्राइन पार्ट प्रोड्यूस पेंक्रियाटिक जूसेस या पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, जिसमें जो कि हमारे पास कलेक्टिवली पेंक्रियाटिक जूस कहलाता है। और उस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? ट्रेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की डाइजेशन के लिए। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ना पेंक्रियास का, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन हार्मोन्स। और ये कौन से हार्मोन्स होते हैं? ये होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास कौन से हार्मोन्स होते हैं? ये हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन ब्लड लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। So you can see pancreas contains cell called islets of Langerhans cells. ठीक है, और एक पेंक्रियास के पास अराउंड मिलियंस, 1 मिलियन आइलेट्स ऑफ लेंगरहांस सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं? अल्फा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स का काम होता है ग्लूकागॉन रिलीज करना। ठीक है, अल्फा सेल्स का काम होता है ग्लूकागॉन रिलीज करना। ठीक हो गया, जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। बीटा सेल्स रिलीजेस इंसुलिन। ठीक है, और ये दोनों हार्मोन्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करने के लिए। इन दोनों के अलावा अगर इन दोनों हार्मोन्स में कोई आगे पीछे कमी पीछे होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आगे पीछे हो जाएगा। बाय द वे, व्हाट इज द ग्लूकोज लेवल, और यू कैन से द शुगर लेवल इन आवर ब्लड? क्या होता है नॉर्मल वैल्यू? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू? क्या होती है? 90 क्या? 90 बेर बकरियां क्या? मतलब 90 क्या यूनिट होगा कुछ? 90 ग्राम? 3 to 5? मुजीब 3 to 5 क्या? 3 to 5 ग्राम? 120 क्या बेटा? पीएच? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीएच, ओके?
ये पीएच भी आप गलत बता रहे हो मुझे। ह्यूमन बॉडी की पीएच इज समहाउ न्यूट्रल होती है, ठीक है। ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज लेवल और द शुगर लेवल इन द ब्लड। It is 90 milligram per deciliter, okay? 90 milligram per deciliter, 90 mg per deciliter per dl, ठीक है। 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 90 मिलीग्राम पर 100 ml। नहीं तो यूनिट तो नहीं बताया ना, पर 100 ml। डेसीलीटर का मतलब होता है पर 100 ml, ठीक है। तो इतनी होती है हमारी ब्लड शुगर लेवल। इससे अगर बढ़ जाए तो इंसुलिन रिलीज होता है और वो फिर कम कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला लूप तो पता ही होगा। जस्ट अ मिनट, हमने इसको बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है। ओके, चले है। तो हमारे ब्लड में जब हम यहाँ रफ सी स्लाइड ले लेते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को कैसे काम करता है ये आप लोगों को वैसे पता है ऑलरेडी, लेकिन हम बात करते हैं। हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ओके। अब हम जब खाना खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे खाने जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी बिरयानी फोड़ के बैठे हुए हैं, एक पूरी 1 किलो बिरयानी खाई है, तो अब क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम बढ़ेगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा 130 140 150 160 तक जाएगा, ठीक है। तो ये तो एबनॉर्मल चेंज है ना, ठीक है। तो 90 मिलीग्राम से अब बढ़ गया, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास इस चीज को सेंस करेगा पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज क्या रिलीज करेगा, इंसुलिन रिलीज करेगा। पेंक्रियाज का कौन सा सेल इंसुलिन रिलीज करेंगे, पेंक्रियाज का जो आइलेट्स ऑफ लंगरहाना है, आइलेट्स ऑफ लंगरहाना, जहाँ पे आप खाना खा रहे जा रहे हैं, सिलानी की लंगरहाना जो है, ठीक है। तो लंगरहाना जो है आइलेट्स ऑफ लंगरहैन सेल्स, और उसमें भी स्पेशली कौन से सेल्स, बीटा सेल्स क्या करेंगे, इंसुलिन रिलीज करेंगे। इंसुलिन आएगा, आपको पता है इंसुलिन क्या काम कराता है, इंसुलिन आके वो जो ग्लूकोज होता है उसको स्टमक में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा के स्टोर करवा देता है, ठीक है। सिमिलरली एडिपोज टिश्यूज में भी इसको जो है वो स्टोर करवा देता है, ठीक है। और इसी तरह से जो सेल्स होते हैं ना, जैसे ही इंसुलिन आके बाइंड होता है, ठीक है, सेल्स के ऊपर, तो वो ना ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेल्स जो है वो ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट कर देंगे, तो ब्लड में ये लेवल क्या होगा, जो बढ़ के 90 हो गया है, सॉरी 90 से बढ़ के 160 हो गया, लेट सपोज, ठीक है, 160 हो गया है। तो अब दोबारा से ये क्या हो जाएगा, जब बहुत सारे सेल्स इसको ले लेंगे ना, 160 से ये दोबारा 90 पे आ जाएगा, जो कि नॉर्मल है अगेन, ठीक है। और नॉर्मल पे आने के बाद क्या होगा, फिर इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत स्टारवेशन वाली कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल रमजान को अज्यूम करो, जब रोजा रखते हैं तो क्या होता है, रोजा रखते हैं तो फिर क्या होता है, असर के वक्त एकदम चक्कर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है, 90 से ड्रॉप होता है। जब 90 से ड्रॉप होता है तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज लेवल लो होता है, तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है। तो वो जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है ना आपके लिवर के अंदर या एडिपोज टिश्यूज के अंदर, ग्लूकागॉन उसको क्या करवाता है, ग्लूकागॉन उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज ब्लड के अंदर रिलीज होता है, और फिर वो नॉर्मल वैल्यू जो 60 से कम, मतलब फॉर एग्जांपल 60 हो गई थी या कम हो गया था, तो वो दोबारा नॉर्मल 90 पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्लूकागॉन काम करता है, और ग्लूकागॉन कौन रिलीज करता है, अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। ओके, तो दोनों काम क्लियर है ना आप लोगों को। अभी हम आगे बात करते हैं डायबिटीज की, लेकिन उससे पहले थोड़े और काम भी हैं इंसुलिन का ना, ये सिर्फ ये काम नहीं है कि सिर्फ ये वो करवाता है, इंसुलिन के और काम भी हैं। तो सबसे पहले कि ये जो है वो सबसे मेन काम क्या है, कि ये जो इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक बाय लिवर, ठीक है, जो लिवर के सेल्स होते हैं वहां पे ग्लूकोज की उसके वो कर देता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मसल्स के अंदर, ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज के अंदर, ठीक हो गया। तो इन तीन चीजों के अंदर क्या कर देता है ये, यहाँ पे, और बाकी भी जो सेल्स हैं हमारे बॉडी के, उनके, यस, उनमें हमारे पास क्या होता है, इंसुलिन के रिसेप्टर लगे होते हैं, और इंसुलिन जैसे जैसे ही रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो सेल्स ग्लूकोज को लेना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली लिवर, मसल्स और एडिपोज सेल्स। और इससे क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। तो एक इस तरह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा काम क्या है कि ये क्या करवाता है,
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, यहाँ पे गलत कर दिया इसने, ग्लूकागॉन लिख दिया, यहाँ ग्लाइकोजन आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। तीसरे नंबर पे ये इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू ग्लूकोज। तो फॉर एग्जांपल कई बार ये होता है ना कि हमारी बॉडी में जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्लूको मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा ना, तो हमारे पास अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज को इनहिबिट करता है, इसको होने नहीं देता। ठीक है, तो किसी नॉन सोर्स से यानी अमाइनो एसिड या किसी और सोर्स से हमारे पास ग्लूकोज नहीं बन रहा। ठीक है, वो उस केस में बनता है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, इट ऑल्सो प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। जो फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं ना, उनकी सिंथेसिस भी करवाता है। ठीक है, जो फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी तो डायरेक्ट सिंथेसिस होती है। एसिटाइल को आप लोगों ने सुना होगा, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड, तो ये ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का अपटेक करवा के उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देता है, बल्कि प्रोटीन और फैट की सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सारे काम जब होते हैं ना, तो ये ओवरऑल जो है वो ब्लड के ऊपर क्या होता है, ब्लड के ऊपर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है फिर। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकागॉन का काम इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, ये जब रिलीज होता है जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए। ठीक है, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, सबसे पहले काम, इट स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, जो कन्वर्जन होती है ग्लाइकोजन की इनटू ग्लूकोज, उसको ये स्टार्ट करता है। ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में अब ग्लूकोज भी नहीं रहा, सॉरी ग्लाइकोजन भी नहीं रहा, ग्लाइकोजन के जो स्टोरेज थे वो भी यूज हो गए। ठीक है, अज्यूम करो आप ऐसे जंगल में खो गए, वहां 3-4 दिन तक आपके जो ग्लाइकोजन के स्टोर थे वो भी यूज हो गए। अब क्या होगा भाई, तो अब फिर ये हार्मोन रिलीज होता है, और ये जो अमाइनो एसिड्स और बाकी जो न्यू सोर्सेज होते हैं ना, ठीक है, उनसे क्या करवाता है, उनसे ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, तो ये भी काम भी करवा सकता है, और साथ साथ में ये फैट की डाइजेशन भी करवा के फैट का ब्रेक डाउन भी कराता है। ठीक है, और उसको भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है। ठीक है, तो दोनों इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर, ये कैसे हार्मोन है, एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन, ऑपोजिट। ठीक है, दुश्मन हार्मोन ऐसा समझ ले। तो दीज आर द टू ऑपोजिट हार्मोन्स, बहुत ही ऑपोजिट, 180 डिग्री। ऐसे हार्मोन्स जो एक्शन में ऑपोजिट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, जी जी मैजबीन, यस, इसराइल और हमास, फलस्तीन और इसराइल। आप बताएं, ऐसे हार्मोन्स जो ऑपोजिट एक्शन में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। बस 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 काफी। यस, ऐसे हार्मोन जो ऑपोजिट का कहते हैं उसे हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन, वेरी गुड, यानी हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का काम क्लियर है आप लोगों को। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होता है। आज ग्राफिक टैबलेट काम नहीं कर रहा भाई, सिर्फ एक बार लिखो तो दोबारा लिखते ही नहीं है। बाकी जगह भी ऐसे ही है क्या, बाकी क्लासेस में भी ऐसे ही है, ग्राफिक टैबलेट नहीं काम कर रहा। यखोमुल हाजतुल पैगामुल तल अफसरानुल बाला। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डायबिटीज की। ठीक है, ओके, डायबिटीज की बात करते हैं। तो डायबिटीज क्या होता है भाई, एबनॉर्मल इंसुलिन आउटपुट। तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब बढ़ जाना और ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज बढ़ जाना। ठीक है, तो ब्लड में जब क्रोनिकली, ठीक है, क्रोनिकली एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज रेफर्ड एज डायबिटीज, एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान डेफिनेशन है। डायबिटीज क्या है, जब क्रोनिकली एलिवेटेड लेवल आए ना ब्लड शुगर का, दैट इज डायबिटीज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी ने अभी खाना खाया और वो अपना ब्लड शुगर चेक करे उसका 160 आया तो उसका डायबिटीज, नो, क्रोनिकली एलिवेटेड मतलब थ्रू आउट, बहुत टाइम से। ठीक हो गया। अब डायबिटीज हमारे पास क्या है,
यस, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, परसिस्टेंटली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है। तो द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन में लीड टू अ कॉमन डिजीज कॉल्ड डायबिटीज mellitus, ठीक है, which is in which there is a persistent high blood glucose level। और हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक हो गया। ओके, वेरी गुड। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है भाई? तो क्यों होता है ये, क्यों होता है डायबिटीज? तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स कि डायबिटीज क्यों होता है। कुछ लोगों की जेनेटिक्स में होता है ये, ठीक है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, और कुछ हमारी अपनी अपनी जो हैबिट्स होती हैं उसकी वजह से होता है। और इट इज ऑल्सो एजिंग से रिलेटेड भी डिजीज है, ठीक है, एजिंग से रिलेटेड भी है, जैसे ही लोग बूढ़े होते हैं आस्ते आस्ते, तो दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स डायबिटीज, ठीक है। तो बाकी इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो लेक ऑफ इंसुलिन रीच टू द इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। फास्टिंग ग्लूकोज इज नॉर्मल इन ह्यूमन अडल्ट इज अबाउट टू 90 मिलीग्राम पर 100 व्हिच इज डायबिटिक पेशेंट रिमेन्स हाई। तो नॉर्मली आपको पता है नॉर्मल पर्सन का 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन डायबिटिक का डेफिनेटली हाई होता है इससे, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी और क्या क्या कॉजेज हैं? देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ डायबिटीज ना। तो हमारे पास इसकी टाइप्स भी होती हैं, दो टाइप्स, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। एक टाइप 1 और एक टाइप 2, ठीक है। एक टाइप 3 भी होती है विच इज कॉल्ड जेनोवियल डायबिटीज, उसको भी देखेंगे हम, बट प्राइमरीली देयर आर टू टाइप्स, तो इसको हम पहले देखेंगे। तो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डायबिटीज? जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, हैबिट्स, ठीक है, और हमारा जैसे खाना पीना है, और इसी के साथ साथ स्लाइड शो नहीं हुई, ठीक है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। और सम जो टाइप 1 डायबिटीज होता है ना, जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, इट इज रिलेटेड टू, यस, टाइप 1 डायबिटीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। और जो लोग आहिस्ता आहिस्ता एजेड होते हैं उनके अंदर दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स डायबिटीज, ठीक है। व्हाट आर द थ्री मेन साइंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? तो तीन मेन साइंस क्या हैं डायबिटीज मेलाइटस के? दीज आर पोलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया एंड पॉलीफीजिया, ठीक है। अगर कोई बोले कि व्हाट आर द थ्री मेन और थ्री कार्डिनल साइंस ऑफ डायबिटीज, तो दीज आर पोलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया, पॉलीफीजिया, ठीक है। पॉलीयूरिया क्या होता है? उन्हें जो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका जो यूरिन आउटपुट होगा या यूरिन होगा वो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज पॉलीयूरिया, ठीक हो गया। पॉलीडेप्सिया, पॉलीडेप्सिया उनको ज्यादा प्यास लगेगी। क्यों प्यास लगेगी? क्योंकि देखो उनका बॉडी का जो फ्लूइड है वो ज्यादा यूरिन में जा रहा है, तो ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा पानी पियेंगे, तो पॉलीडेप्सिया, ठीक है। पॉलीफीजिया भी, पॉलीफीजिया क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास इंसुलिन नहीं है, ठीक है। अब इंसुलिन नहीं है तो हमारे पास क्या हो रहा है ब्लड में? ब्लड में तो ग्लूकोज है लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा रहा वो, ठीक है। तो सेल्स में से हंगर का रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है, भूख लगेगी, सेल सेल ऐसा अज्यूम करेंगे भाई वो हमारे पास, यस, हमारे पास मतलब ग्लूकोज है ही नहीं, तो ग्लूकोज है ही नहीं तो क्या होगा, हंगर का रिफ्लेक्स आएगा और हमें भूख लगेगी, तो इसलिए पॉलीफीजिया भी। लेकिन ऑल दो ब्लड के अंदर अच्छा खासा ग्लूकोज पड़ा रहेगा लेकिन इंसुलिन ही नहीं है तो काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो दीज आर द थ्री मेन कॉजेज, थ्री मेन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज: पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीडेप्सिया एंड पॉलीफीजिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक कंडीशन है, ग्लूकोज यूरिया लिखा हुआ है, ग्लूकोज यूरिया। ग्लूकोज यूरिया क्या होता है? लिटरली मैं आपको बताऊं, इस ग्लूकोज यूरिया के उसके ऊपर ना पहले पहले डायबिटीज को कैसे चेक करते थे पता है? पहले तो हमारे पास ये स्ट्रिप्स नहीं होती थी ना, ठीक है, कि प्रिक करके चलो भाई हमने लगा लिया और ऑक्सीमीटर के सॉरी ग्लूकोमीटर के अंदर लगा के कर लिया। तो पहले लोग ना यूरिन टेस्ट करके बताते थे, लिटरली यू कैन, यूरिन को टेस्ट करके बताते थे। इधर यूरिन इज स्वीट तो देन द पेशेंट इज डायबिटिक, और नहीं तो
डायबिटिक नहीं है। ठीक है, तो पहले ऐसे ही होता था, लेकिन ये क्यों होता है भाई? तो हमारे ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उस ग्लूकोज को कहीं ना कहीं तो जाना है ना, तो वो यूरिन में आ जाता था, क्योंकि ये होम्योस्टेसिस का नॉर्मल मैकेनिज्म है। ब्लड में जो चीज एक्सीड करती है तो किडनीज उसको क्या कर देती हैं, किडनीज उसको यूरिन में, वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट करवाने की कोशिश करती हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ग्लूकोज यूरिया होता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ ये लाइन देख लें। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, एक्सेस ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी इन द यूरिन। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोज यूरिया। ठीक है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट का आप यूरिन रिपोर्ट देखेंगे, वहां पे ग्लूकोज नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, लेकिन जो डायबिटिक होते हैं उनके यूरिन के अंदर अच्छा खासा ग्लूकोज होता है। ठीक है, और इसीलिए उनका यूरिन स्वीट भी होता है। तो पहले इस चीज को वो टेस्ट करके वो लोग देखते थे। ठीक है, ड्यू टू ग्लूकोज यूरिया, जो आपको पता है जैसे ही ग्लूकोज यूरिन के अंदर जा रहा है, तो आपको पता है ये जैसे ग्लूकोज या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो अपने साथ पानी को खींच के अपने साथ ले जाता है। ठीक है, वो अपने साथ पानी को खींच के लेके साथ चलते हैं ना, ऐसे ही है। आप लोगों ने कुर्बानी के गोश्त के ऊपर नमक वमक लगाया होगा, तो पानी, सारा पानी अंदर से खींच लेता है। तो सिमिलरली ग्लूकोज भी जैसे यूरिन के अंदर आएगा, तो वो ब्लड में से सारे का सारा अपने साथ पानी खींच के लेके चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, उन्हें क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा। ठीक है, पॉलीयूरिया होगा। ठीक है, पॉलीयूरिया होगा तो इवेंचुअली आपको पता है प्यास लगेगी, क्योंकि पोलिडेप्सिया भी होगा साथ में। ठीक है, क्योंकि ज्यादा यूरिन बाहर जा रहा है, ज्यादा फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो पोलिडेप्सिया होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इंसुलिन सही नहीं है, इंसुलिन है ही नहीं, या नहीं है या बहुत कम है, या सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो अब क्या होगा, सेल इनेबिलिटी टू यूटिलाइज ग्लूकोज रिजल्ट इन अ ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन विच रिजल्ट इन वेट लॉस। अच्छा, डायबिटीज का एक ये सिम्टम भी है कि अब आपको पता है इंसुलिन जो है वो सही काम नहीं कर रहा, तो अब सेल के अंदर तो ग्लूकोज है ही नहीं, सेल यूज नहीं कर सकेगा, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर फैट और अमाइनो एसिड्स और वो उनसे एनर्जी बनेगी, और इससे क्या होगा, ओवरऑल वेट लॉस होगा। और ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस जिन्हें हम कीटोन बॉडीज कहते हैं, वो बॉडी में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और ब्लड को एसिडिक कर देंगी। ठीक हो गया, ब्लड को एसिडिक कर देंगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब सेल ग्लूकोज को यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो हंगर का रिफ्लेक्स आएगा और उन्हें भूख भी लगेगी। तो दिस इज द नॉर्मल पैथोजेनेसिस, और यू कैन से द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर है यहाँ तक डायबिटीज के बारे में? अब डायबिटीज के ना दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, और एक होती है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, नाम से क्लियर है, इंसुलिन पे डिपेंड करेगी ये। और दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक हो गया? तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है ना, ये यंगर लोगों में होती है। ठीक है, यंगर जो लोग हैं उनके अंदर होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये जो यंगर लोग होते हैं ना, उनमें ज्यादा होती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है, वो हमारे पास जो एल्डर लोग होते हैं, जो 40 से ज्यादा की जिनकी एज होती है उनके अंदर होता है। 40 से जो जिनकी एज ज्यादा होती है उनके अंदर ही होता है। आपकी अम्मी को टाइप 1 कहाँ से हो गया? क्या एज क्या है उनकी? अच्छा, तक मे बी कि बचपन से हो। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या है हमारे पास? टाइप 1 बहुत, आपको पता है टाइप 1 बहुत कम है। अच्छा, 38 में, ओके। ठीक है, तो जो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10% इंडिविजुअल्स को होता है, 10% इंडिविजुअल्स को, बहुत कम लोगों को होता है ये। और इस वाले डायबिटीज के पीछे ना क्या रीजन है? तो साइंटिस्ट कहते हैं इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो खुद ही जो बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियाज को, उसको मार देते हैं। कैसे मार देते हैं, वी डोंट नो, हमें इसके बारे में और रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक
इस तरह की हाइपोथेसिस दी गया कि अज्यूम करो एक बीटा सेल है पेंक्रियास का, उस बीटा सेल के अंदर कोई वायरस चला गया, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम उस सेल को ही मार देता है, जो बीटा सेल होगा उसको ही मार देगा। जब बीटा सेल को मार दिया तो ना रहेगा बीटा सेल, ना रहेगा इंसुलिन, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ठीक है। तो बीटा सेल नहीं तो इंसुलिन नहीं, और इंसुलिन बिल्कुल ही टोटली एब्सेंट हो गया, सारे से सारे। अब अज्यूम कर लो कि कोई इन्फेक्शन ऐसा हुआ, ठीक है, कोई इन्फेक्शन ऐसा हुआ कि उसने क्या किया, सारे 1 से 1 मिलियन जो थे आपके ना आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जिसमें बीटा सेल्स थे, उन सारे बीटा सेल्स को सबको वो हो गया, ठीक है, सबके अंदर वायरस चला गया और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और इम्यून सिस्टम ने सारे 1 मिलियन सारे जो बीटा सेल्स हैं उन सबको मार दिया। अब क्या इंसुलिन बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो 10% डायबिटीज के केसेस होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं, और इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, इस पे हमें इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है। इसका इलाज क्या है? तो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है ना, नाम ही क्लियर है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो इंसुलिन पर डिपेंडेंट ही रहते हैं फिर ये लोग, ठीक है। तो ये वाली जो डिजीज है ये यंगर इंडिविजुअल और जो चाइल्डहुड में जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, और यंगर इंडिविजुअल जो होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, लेस देन 40 ईयर की एज वाले, उनके अंदर होता है। और ट्रीटमेंट इसका यही है कि बस इंसुलिन का इंजेक्शन, खाने के टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ, बस दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट ही है, ठीक हो गया। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, वी डोंट नो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, एक तो मैंने इन्फेक्शन की एग्जांपल बताई, बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी हैं, ठीक है। तो आपकी अम्मी क्या इंसुलिन इंसुलिन लेती हैं या इंसुलिन नहीं लेती? इंसुलिन लेती हैं, वो नहीं लेती? अच्छा, लेती हैं। ओके, उसके बाद दूसरा है फिर वो मे बी एसेंशियली टाइप 1 ही होगा, ठीक है, टाइप 1 ही होगा आपकी अम्मी को मे, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 2 डायबिटीज होता है ना, वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ठीक है, वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। यहाँ देखिए, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक हो गया। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो गई, ठीक है, या इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो गई, या समहाउ कोई भी दूसरे तीसरे रीजन है। इट इज कॉज ड्यू टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई, या जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं ना सेल्स के ऊपर, उनकी एफिनिटी वो कम हो गई। लेकिन ऑल दो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा 50-50 काम चल रहा है, तो ये इस केस में होती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, वो 40 ईयर से, जिनकी एज 40 ईयर से अबव होती है उनमें होता है, ठीक है। और ये एज एज के साथ इसका रिस्क फैक्टर बढ़ता है, जितनी ज्यादा एज उतना ज्यादा रिस्क फैक्टर टाइप 2 डायबिटीज का होता है। क्योंकि जैसे देखते हैं ना, कोई मशीन होती है, उसका टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता पुराना होता है, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो सिमिलरली पेंक्रियास की भी एफिशिएंसी कम होती है, वो कम इंसुलिन बनाता है, कम इंसुलिन बनाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और मेजॉरिटी दुनिया में जो 90% केसेस है ना, वो टाइप 2 डायबिटीज के ही हैं, जो कि प्रिवेंटेबल है, हर सूरत में प्रिवेंटेबल है। टाइप 2 डायबिटीज इज एसेंशियली प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है। टाइप 1 में तो हमें भाई नहीं पता, ठीक है, और 9% 10% लोगों में ही होता है सिर्फ। जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, इट इज टोटली प्रिवेंटेबल। ये हमारी अपनी जो वो होती है ना, कभी बिरयानी खा रहे हैं, पता नहीं कभी क्या खा रहे हैं, कभी अजीब अजीब चीजें खा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस ले रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या। और जो हमारे लाइफ स्टाइल है, जो हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इसलिए होता है, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल, आप एक्सरसाइज करें। यहाँ देखें लिखा हुआ है, मोर देन 90% ऑफ डायबिटीज केसेस आर टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, एंड दे कैन बी मैनेज। इसको हम मैनेज कर सकते हैं, हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं अपना, ठीक है, हम एक्सरसाइज करके, हम डाइटरी कंट्रोल करके, ठीक है, और कुछ ओवरल ड्रग्स लेके, ठीक है, ओरल ड्रग्स जो हैं उनको लेके हम ये कर सकते हैं,
ठीक हो गया। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, इट इज टोटली प्रिवेंटेबल, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और पाकिस्तान में टाइप 2 डायबिटीज इज, हर दूसरा बंदा टाइप 2 डायबिटीज का होता है। हमारे पास प्योर स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ यहाँ ये यूएस के हैं, ठीक है, वो लोग रिसर्च करते हैं ना यार। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है अपनी कंट्री के, लेकिन यूएस के ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि वहाँ कितने लोगों को पता है, 88 मिलियन अडल्ट्स इन द यूएस, ठीक है, उनके अंदर दे आर प्री डायबिटिक, मतलब उनको डायबिटीज हो जाएगा। रीजन क्या है, वही फास्ट फूड, ठीक है, जल्दी से खा लिया, पिज्जा विज्जा ये वो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज कोई है नहीं, ठीक है। तो दिस इज द, ठीक है, जो टाइप 2 डायबिटीज है इसको एक्सरसाइज से, डाइटरी कंट्रोल से, ठीक है, और कुछ ओवरऑल ड्रग से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ देखें 88 मिलियंस अडल्ट्स इन द यूएस, ठीक है, मोर देन 1 in 3 वर लिविंग विथ प्री डायबिटिक्स इन 2018, ठीक है। तो 2000, तो 2018 का ये एस्टिमेट है, ठीक है, हेल्थ लाइन का। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो 88 मिलियंस अडल्ट्स हैं यूएस में, ठीक है, ये तकरीबन रफली 1 out of 3 इंडिविजुअल्स बनता है, वो प्री डायबिटिक है, मतलब उनको जाके आगे टाइप 2 डायबिटीज होने वाला है, ठीक है। और इसमें जो 84% केसेस है ना, 84% उन्हें पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता। खैर अभी से अगर अपने डाइटरी कंट्रोल, ठीक है, प्रॉपर सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना हो, एक्सरसाइज करें, ठीक है, और साथ साथ में नींद वगैरह सारी चीजें पूरी पूरी करें ना, तो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज इज परहैप्स वन ऑफ द डेंजरस डिजीज आल्सो, जो दुनिया में डेथ्स होती है ना, ठीक है, इसी की वजह से होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा लीडिंग कंट्रीज कौन सी हैं? चाइना, ठीक है, इंडिया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यूएस है। तो इनमें इतने सारे केसेस हैं। यूएस के अंदर जो केसेस हैं वो 29.3 मिलियंस केसेस हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर 69 मिलियंस, ठीक है, और चाइना के अंदर 109 मिलियंस। नहीं, ये आई थिंक इनकी टोटल आबादी है प्रोबेबली। खैर यहाँ पे पर थाउजेंड उसके हिसाब से बताया हुआ है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, सॉरी, ये पॉपुलेशन वाइज पहली कंट्री चाइना, दूसरी इंडिया, तीसरे पे यूएसए, और यहाँ पे इधर राइट में केसेस बताए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है। यस, हमारे यहाँ भी टाइप 2 बहुत कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, ठीक है। ओके, बाकी मैं ये स्लाइड भेज दूंगा तो इसमें से आप लोग डेटा देख लेना। और टाइप 2 डायबिटीज इज टोटली प्रिवेंटेबल डिजीज, ये हमारे अपने जो खुद की चीजें होती है ना, उनसे होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है, कैंसर है, ठीक है, एक्सीडेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, और इसी में डायबिटीज भी आता है, ठीक है। तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब के सब क्या है, दीज आर द कॉजेज ऑफ डेथ, ठीक है। तो डायबिटीज इनमें से एक है, तो वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड डायबिटीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, ओके, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अच्छा, इसके अलावा डायबिटीज के ऊपर ही आज थोड़ा सा 7 मिनट रह गए हैं, तो डायबिटीज के ऊपर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज क्लियर है सब लोगों को, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी बहुत सारी चीजें कंट्रोल करके। और इसके अलावा जो टेस्ट्स होते हैं ना इसके, वो उसकी बात कर लेते हैं हम। हमने इनिशियली इंट्रोडक्शन की बात की, हमने जो है वो इसके सिम्टम्स की बात की, ठीक है, हमने थोड़ा सा डेटा देखा एपिडेमोलॉजी की, कौन सी कंट्रीज में ज्यादा है ये, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके किसकी, हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने ये टर्म सर्च करके आनी है। एक होती है फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, एफबीएस। तो फास्टिंग ब्लड शुगर कब लेते हैं। एक होती है रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है, फास्टिंग डेफिनेटली नाम से ही क्लियर है, ओवरनाइट आप फास्ट करते हैं, फिर सुबह जाके अपना ब्लड सैंपल देते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज लेवल देखते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, और रैंडमली किसी भी टाइम आपका सैंपल विड्रॉ करते हैं और उसके शुगर लेवल चेक करते हैं। तो फास्टिंग और रैंडम से आप लोग क्या करते हैं,
फिर वैल्यूज निकालते हैं और फिर देखते हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए, रैंडम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, 2 टेस्ट ये हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है हमारे पास HbA1c। ठीक है, ठीक है, HbA1c। तो HbA1c किस चीज के लिए होता है ये टेस्ट? ये पूरी 3 मंथ की हिस्ट्री हमें बता सकता है। ठीक है, जो 3 मंथ्स की हिस्ट्री है ना डायबिटीज की, वो पूरी बता सकता है कि पिछले 3 मंथ्स में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या था। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं OGTT। ठीक है, दिस इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कोई ग्लूकोज का या शुगर का कोई भी सिरप वो सॉल्यूशन बना के पिलाते हैं उसको, और उसकी थोड़ी देर बाद हम उसका सैंपल लेते हैं। ठीक है, और फिर दोनों में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। इसके साथ साथ और कोई टेस्ट है किसी के दिमाग में तो बता सकते हैं। ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, ये सारे के सारे 3-4 टेस्ट हैं जो डायबिटीज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, HbA1c पूरे 3 मंथ्स का प्रोफाइल हमें बताएगा कि भाई इधर डिजीज का क्या स्टेटस है। ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी हमें उसी पॉइंट के ऊपर बता देगा कि कोई भी सैंपल लेने से पहले, फॉर एग्जांपल सैंपल लिया उसके बाद हमने पिलाया तो उसके बाद मतलब क्या स्टेटस है ब्लड शुगर का, और रैंडम और फास्टिंग। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सारे के सारे टेस्ट हैं। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज इज टोटली प्रिवेंटेबल। देयर इज अ ड्रग नेम इज मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन बहुत ज्यादा यूज होती है डायबिटीज के लिए, मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। टाइप 1 में वी हैव नो अदर चॉइस, हमें इंसुलिन देना ही पड़ेगा। ठीक हो गया, और अब यहाँ पे एक सवाल है, हम इंसुलिन को टैबलेट की फॉर्म में क्यों नहीं देते? वाई? टैबलेट की फॉर्म में क्यों नहीं दे सकते? जैसे बहुत सारे मेडिसिन को हम टैबलेट की फॉर्म में देते हैं, इंसुलिन को हम टैबलेट की फॉर्म में क्यों नहीं दे सकते? हम इंजेक्शन की फॉर्म में ही क्यों देते हैं? वाई? डू यू गाइस नो? एनीवन? कोई बताएगा? नो आइडिया। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक आइडिया। इंसुलिन को हमेशा इंजेक्शन ही क्यों लगाते हैं? पता होगा वाई? उसकी टैबलेट क्यों नहीं खिलाते? काहे को नहीं खिलाते टैबलेट? मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस। ओके, मैं हैंड दे देता हूँ। इंसुलिन आपको पता है इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ओके, हाँ, लिक्विड फॉर्म में नीड हो तो लिक्विड फॉर्म में सिरप बना के दे दो। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ओके, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम जब मतलब क्या, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो यूनिफॉर्म एक जैसा ही होता है। अगर मुंह से खाएंगे तो वही 37 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा बॉडी के अंदर। आईवी लगाएंगे तो उसी तरह जाएगा। कहीं से भी मतलब जो भी लगाएं कहीं से भी, आईवी तो डायरेक्ट नहीं, आईएम ही लगाते हैं। बाहर का टेम्परेचर, तो बाहर का टेम्परेचर, वाह, वाह वाह, क्या ही बात है। चलो मैं आप लोगों को हिंट भी दे रहा हूँ भाई, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। एंड यू नो, आप प्रोटीन खाते हैं तो क्या होता है, उसका क्या हाल होता है? ओके, जब प्रोटीन खाते हैं तो क्या होता है, स्टमक में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीएच, 1.5 की स्ट्रॉन्ग पीएच है। ओ, रईबा सोलंकी, वेलकम। यस, तो इन इट इज अ प्रोटीन इन नेचर यार, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। उसको पेप्सिन डाइजेस्ट कर देगा, पेप्सिन से बच गए किसी तरह से तो स्टमक का एचसीएल उसको मार देगा। स्टमक के एचसीएल से भी किसी तरह से समहाउ वो छुप छुपा के चला गया तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रेप्सिन उसको पकड़ लेगा। और इन 3 चीजों से ये एक एक एट अ टाइम नहीं बच सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको ना हम अगर ओवरली देंगे, ओवरली, ठीक है, टेबलेट की फॉर्म में ओवरली देंगे तो वो फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, काम नहीं करेगा। इसलिए इसको हम इंजेक्शन ही फॉर्म में देते हैं हमेशा, दैट इज वाई। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इंसुलिन को जो है ना, जैसे को बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों को अस्थमा होता है, एजमा होता है, एजमा,
तो उनको नेबुलाइजर लगा देते हैं। तो वो मेडिसिन जो होती है ना वो डायरेक्ट लंग्स में जाके और लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर इनहेलर इंसुलिन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इंसुलिन को किसी न किसी तरह से इस तरह से वो कर दिया है, क्योंकि वहां से ना बहुत जल्दी एक्शन आता है, ठीक है। बाकी आप कहीं भी लगाते हैं, हिप में लगाते हैं, पेट में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे हमारे पास थोड़ी देर में एक्शन आता है, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट बाद। लेकिन जैसे ही हम स्लो एक्शन होता है, यस, लेकिन जैसे ही हम अगर उसको इनहेलेंट उस पे करेंगे ना, तो यस, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइना की कुछ मेडिसिन अमाइल नाइट्रेट, ठीक है, तो उसको लोग इनहेल करते हैं, उनका चेस्ट पेन कम हो जाता है। तो जो आप लोगों का ये वाला रूट है ना, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट लंग्स से डायरेक्ट क्या होता है, लंग्स से डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल के ब्लड के अंदर शामिल हो गया और वो हार्ट में जाएगा और हार्ट उसको पंप कर देगा, ठीक है। तो ये है। ओके, अब आप लोगों के लिए एक एक क्विज है, एक क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कल मुझे बताना है कि एक मेडिसिन है, उसको जबान के नीचे रखते हैं, उसका एक्शन जल्दी आएगा, या एक मेडिसिन है जिसको इनहेल करके लेते हैं, उसका एक्शन जल्दी आएगा। ओके जी, वो हार्ट के लिए होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बताना है, इनहेल वाली का जल्दी आएगा या टंग के नीचे जो रखते हैं उसका जल्दी आएगा। चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, देखते रहो, ड्रामे देखते रहो, हमारी खुद की जिंदगी ड्रामा बनी हुई है, तुम ड्रामे देख रही हो, शाबाश। इसी दिन के लिए तो माँ बाप ने पैदा किए कि ड्रामे देखो आप। ओके, चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर क्लियर हो गया होगा। अब कल के क्लास में हम ना इस एंडोक्राइन सिस्टम को खत्म करेंगे। इसमें हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड्स ले गए अभी, तो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, हमारे पास यस, ओ एक चीज फेमस, आप लोगों ने यस, जो एप्पल के फाउंडर हैं, कौन है एप्पल के फाउंडर, कौन है एप्पल के फाउंडर, क्या नाम है उनका, स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब को डेथ उसको वो उसकी डेथ क्यों हुई थी बताए, पेंक्रियाटिक कैंसर की वजह से। सर्च कर लेना आप लोग, पेंक्रियाटिक कैंसर था उन्हें, ठीक है। और अगर पेंक्रियाज में कैंसर हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं पेंक्रेटेक्टोमी, ठीक है। क्या करते हैं, पेंक्रेटेक्टोमी, पेंक्रेटेक्टोमी करते हैं, उसमें पूरा पेंक्रियाज निकाल देते हैं। फिर ना आइलेट्स ऑफ लंगरहाना रहता है, ना एसिनाई सेल रहते हैं, दोनों पार्ट खत्म। अगर पेंक्रियाज में कैंसर हो जाए तो फिर पेंक्रेटेक्टोमी करते हैं। और जो फेमस स्टीव जॉब्स थे ना, एप्पल एप्पल के फाउंडर, उनकी डेथ भी पेंक्रेटाइटिस से हुई थी, पेंक्रियाज के जो कैंसर है उससे हुई थी, ठीक है। चलें भाई, होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब कल की क्लास में हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, फिर हमारे पास कुछ एडिसन्स डिजीज, थाइमस ग्लैंड, और इसके साथ साथ पीनियल ग्लैंड है, और इसके साथ साथ हमारे पास गोनेड्स हैं। और कल के क्लास में हमारा ये एंडोक्राइन चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट, मतलब हॉर्मोन्स कंप्लीट हो जाएंगे जो मेन मेन है, उसके अलावा बाकी हम देखेंगे। अभी तक जितने भी हॉर्मोन्स पढ़े हैं मैं कल किसी को भी रैंडमली बुला के पूछ लूंगा, तो बी रेडी, ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने रेडी रहना है। चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।